Hello everyone, welcome back to my channel guys. Today I am going to discuss with you 5 FAQs which are related to dental scaling. आप अपने दांत साफ कराने चाहते हैं, so most frequently asked questions को ही मैं आंसर करूँगी और I know ये ही आपके मेन क्वेश्चंस होते होंगे जब भी आप डेंटल स्केलिंग कराने चाहते होंगे. So let's get start. तो मैं आज कौन कौन से आपके FAQs को कवर करने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूँ. फर्स्ट क्वेश्चन कि स्केलिंग क्या होती है एंड व्हाई इज़ इट डन. सेकंड क्वेश्चन इज़ के दैट इज़ इट गुड फॉर योर टीथ और नॉट. थर्ड इज़ कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी और क्यों किया जाता है इसे. और फोर्थ इज़ हाउ लॉन्ग डज इट टेक for the whole procedure to occur. And fifth question is that post scaling measures क्या क्या लेने चाहिए. Caring tips for the patients after the scaling, because बहुत सारे patients की complain होती है that हमारी ये situation worsen up हो गई है after getting my teeth scaling done. So ये इसकी किस चीज़ की वजह से ये सब हो रहा है या आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए. अब बात आती है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने की, दैट इज़ व्हाट इज़ डेंटल स्केलिंग एंड व्हाई इज़ इट डन. सो पहली बात यह है कि डेंटल स्केलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम एलिमिनेट करते हैं या रिमूव करते हैं अपने टार्टर को, कैलकुलस को. आप देखते होंगे आपके दांत के आसपास येलो कलर का सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर होगा जो आपके टीथ को मतलब बहुत बुरा लगता है वो देख के. आप अलग से ही पहचान जाएंगे उसे. जब भी आप उसे लाइट में देखेंगे वो आपको टीथ के कलर से थोड़ा डार्क लगेगा, डार्किश येलो टाइप्स. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. अब ये कैसे फॉर्म हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको अपनी शुरुआत की वीडियोस में बताया है कि जब भी हम खाना खाते हैं सो एक बायोफिल्म फॉर्म हो जाती है अराउंड द टीथ, दैट इज़ नोन एज प्लाक. तो ये प्लाक एक नेचुरल ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो हर किसी में फॉर्म होती है. बट अब जब आप ब्रश कर रहे हैं या तो आप ठीक तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हैं या आपकी ब्रश उस एरिया तक नहीं पहुंच पा रही है जहां पे प्लाक डिपॉजिट हो रखा है. सो क्या होगा, धीरे धीरे आप जितना खाएंगे वहाँ पे प्लाक की लेयर चढ़ती जाएगी एंड दैट लेयर सॉलिडिफाइज बिटवीन योर गम्स एंड टीथ जो हमारे कैलकुलस की फॉर्मेशन कर देती है. और ये कैलकुलस या टार्टर सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग से ही रिमूव हो सकता है, नॉट विद द ब्रश. अब बात ये है दैट वाई इज़ इट नेसेसरी. तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि इसकी नेसेसिटी क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो पहली बात ये है कि आप ये टीथ हैं, ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा हो. आई एम बिट बैड एट ड्राइंग. सो बात ये है कि ये टीथ है हमारा, ठीक है, और ये है आपका मसूड़ा. ये पूरा मसूड़े की लेयर है. ओके, सो यहाँ पे आपके कैलकुलस जम चुका है. अब क्या होगा कि अगर आपने इसे रिमूव नहीं करवाया सो इसके क्या हो सकता है, आप और ज़्यादा खाएंगे, ये लेयर आपकी डीप होती जाएगी. यहाँ पे फूड पार्टिकल एक्यूमुलेट होगा. यहाँ पे अगर प्रॉपरली ब्रश से नहीं क्लीन किया जाएगा सो ये यहाँ पे लेयर डीप होती जाएगी आपके मसूड़ों के बीच में जगह बनाते हुए. और जिससे क्या हो सकता है, आपको पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. दूसरी बात यह है कि आपके जो मसूड़े हैं वो फूल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सूजन आ सकती है जो आप प्रॉब्लम बताते हैं. सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकती है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. फूड पार्टिकल एक्यूमुलेट होगा, नीचे चला जाएगा, बोन को डिस्ट्रक्ट कर देगा. उससे क्या होगा, आपके दांत हिलने लग जाएंगे, गम डिजीज़ हो जाएगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. अब बात यह है कि आपने अगर स्केलिंग करा ली, स्केलिंग कराने के बाद जब भी आपका क्या बोलते हैं कैलकुलस रिमूव होगा उस जगह से, सो आप देखेंगे अंदर का पार्ट एक्सपोज हो चुका है, ठीक है, एक्सपोज हो गया है ये. सो इसकी वजह से हल्की सेंसिटिविटी और हल्का बहुत मोबिलिटी हमें महसूस होती है और ये जनरलाइज है. मुश्किल से 5 से 7 दिन तक ये एग्जिस्ट करता है. ओके,
इसका मतलब ये नहीं कि आपके दांत टूट जाएंगे, ऐसा कोई, ये सिर्फ मिथ है। ओके सो और ऊपर से जो आप कहते हैं कि दांतों में गैप आ गया है, आप देखिए कि अगर आपके टीथ के बीच में इतनी ज़्यादा कैलकुलस है, आप इसको रिमूव करेंगे, सो यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि हवा पास होने लग गई, जिसकी वजह से मेरे दांतों में गैप आ गया, बट इट्स नॉट दैट। ओके आपके टीथ और ज़्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये जो आपका जिंजाइवा है, इसको रीपोजिशन मतलब वापस इस जगह पे आने के लिए 5 से 7 दिन चाहिए ही होते हैं, बिकॉज़ एक ये हीलिंग प्रोसीजर होता है। सो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करने की बात आती है, दैट इज़ इट गुड और नॉट। येस इट इज़ एब्सोल्युटली एक्सीलेंट प्रोसीजर। ऐसा किस लिए है? पहली बात तो ये है, इसके 5 रीजंस हैं। पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है। बिल्कुल आप जितने की फिलिंग करवाएंगे या आप इतने की आरसीटी करवाएंगे, फ्यूचर में अगर केरीज की वजह से कुछ भी आपको हो सकता है, ये उससे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है। सेकेंड चीज़ ये है कि ये आपकी पायरिया की प्रॉब्लम को, दैट इज़ ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपके मसूड़ों में से खून आने की दिक्कत को ठीक करता है। थर्ड ये है कि ये फ्यूचर में जो केरीज डेवलप हो सकती है, जो भी कम डिजीज़ आपके टीथ में हो सकता है, उसको प्रिवेंशन के लिए ये पूरा पेनलेस प्रोसीजर है। फिर फिफ्थ आता है हमारा, इट रिमूव्स दी बैड ब्रेथ। थर्ड ये है दैट हाउ लॉन्ग डज दिस प्रोसीजर टेक्स, कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसीजर को होने में। इट टेक्स हार्डली 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। वो भी डिपेंड करता है कि आपके कैलकुलस डिपॉजिट कितना ज़्यादा है। सो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन ना लें कि 1 घंटे का है, इतना टाइम लग जाएगा मुझे अपने दांत साफ़ करवाने में, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका प्राइस बिल्कुल एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर। फिर बात आती है पोस्ट स्केलिंग मेजर्स या पोस्ट स्केलिंग टिप्स क्या हैं जो पेशेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके मसूड़े स्वस्थ रहें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा रीअकर ना हो। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप अपने स्केलिंग करा के अपने घर जाएं, सबसे पहले हल्के गुनगुने में पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। 5 से 6 बार दिन में कुल्ला करें, बिकॉज़ जो भी आपका मसूड़ा वहाँ से जो भी कैलकुलस हटा है, अब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा चुकी हूँ कि वो मसूड़े का एरिया अंदर का एक्सपोज हो चुका है, जिससे सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत खून भी निकलेगा, तो उस मसूड़े को वो हल्का सा सूज भी सकता है आफ्टर द प्रोसीजर। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, मसूड़े को अपनी वापस पोजीशन पे लाने के लिए हमें हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। हमारे दांत में दर्द हो, हमारे या मसूड़ों में सूजन हो, तो सबसे पहले हम यही चीज़ करते हैं। फिर सेकेंड आता है, सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करें। बिकॉज़ सॉफ्ट ब्रश से मैंने क्यों कहा, आप हार्ड ब्रश लेंगे, मसूड़ा ऑलरेडी वहाँ पे टाइटन अप नहीं हो रखा है, अब उस पर आप ब्रश करेंगे सो मसूड़ा छिल सकता है और ज़्यादा। फिर थर्ड बात आती है कि आप सॉफ्ट डाइट लें। हार्ड, जो भी आप हार्ड खाएंगे, एप्पल हो गया, पियर हो गया या पीनट्स हो गए, तो ये आपके मसूड़ों में जा सकते हैं, जो खाली स्पेस है मसूड़े और दांत के बीच में, एंड देन दे कैन क्रिएट अनदर प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सॉफ्ट डाइट लेने की कोशिश करें और उसके बाद कुल्ला कर लें, ताकि जो भी फूड पार्टिकल वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, जमा है, वो आपका ईजिली निकल जाए। सो इन 3 जो बातें हैं, इनका ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आपको इसके बाद भी, देखो, हल्की सेंसिटिविटी और दांत हिलना, मैं आपको अपने पहले वाले पॉइंट में बता ही चुकी हूँ कि ये नॉर्मल है आफ्टर स्केलिंग, क्योंकि आपका कैलकुलस वहाँ से हटा है, ठीक है, वो स्पेस बन गया है। तो हल्की बहुत मोबिलिटी दांत में आती है, जिससे हमें लगता है कि काफ़ी स्पेस आ गया है दांत में, या हमारे दांत हिल रहे हैं। वो सब चीज़ विदिन 7 डेज़, 5 to 7 डेज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, जैसे ही आपका मसूड़ा अपनी पोजीशन लेगा दांत के अराउंड। इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, वो आपके टीथ आपको ज़्यादा वाइटन अप लगेंगे, क्योंकि कैलकुलस की वजह से जो माइल्ड येलोइश कलर का है, वो आपके टीथ को येलो दिखा रहा था, उससे वाइटन अप लगेगा आपके टीथ। सेकेंड ये है कि आपके टीथ ज़्यादा फर्म एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। और थर्ड बात यह है कि बैड ब्रेथ बिल्कुल चली जाएगी, पायरिया आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो मैं आपके पहले पॉइंट से बता चुकी हूँ। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एंड आई होप आपको मोस्टली समझ आ गया हो कि स्केलिंग के पोस्ट
स्केलिंग के मेजर्स क्या क्या हैं, और मैं आपको सच बताऊं तो ये बहुत कम डेंटिस्ट बताते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी हो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज़ द मेवन गर्ल, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।